हेलो ऑल, स्वागत करते हैं सभी क्लास ऑफ साइड में। आज इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले। सेपरेशन पे बात करेंगे। सॉलिड्स को सेपरेट कर सके हैं। पहले भैया दो सॉलिड दे रखा है, कैसे सेपरेट करना है वो देख रखा है हमने। लिक्विड भी अगर दे रखा है मिक्सचर में, अगर दो या दो से ज्यादा लिक्विड को कैसे सेपरेट करना है उसको भी देख रखा है। आज एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, उसको कैसे सेपरेट करना है, अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे। अब देखो, हम पहले बात करेंगे इवापोरेशन क्या होती है वो देखने वाले, फिर क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, फिल्ट्रेशन वगैरह पे बात होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होते हैं वो देखने को, एंड देन क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा डिस्टिलेशन, इसको आप कैंसिल कर दो क्योंकि डिस्टिलेशन हमने पहले बात कर रखा है, तो यहाँ पे डिस्टिलेशन नहीं दिखने वाले। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। इवापोरेशन, ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें स्टेट चेंज करता है लिक्विड से गैस में ऑन हीटिंग। क्या बोला मैंने? हीट करने पे, गर्म करने पे लिक्विड वेपर में चेंज कर जाता है, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो इवापोरेशन से हम कैसे एक सॉलिड और लिक्विड को अलग कर सकते हैं वो समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी वाले में, तो यहाँ पे अगर मैं सेटअप की बात करूँ, ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है, ये वाली हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे दे रखा है। ये आपको बर्नर दिख रहा होगा, अगर मेंशन कर दूं, ये बर्नर यहाँ पे दे रखा है। ये आपके पास एक बीकर है ना, बीकर है, और ऊपर आपको यहाँ पे एक चाइना डिश दिख रहा होगा। इसको चाइना डिश बोलते हैं ना, आपने लेबोरेटरी वगैरह में देखे होंगे, सारी चीजें apparatus देखे होंगे। अब देखो यहाँ पर हमने कर क्या रखा है, ऊपर हमने यहाँ पे इंक डाल रखा है, जो आपकी पेन में जो इंक होता है, ब्लू या ब्लैक जो इंक यूज करते हो जो पेन आप, तो वही यहाँ पे इंक मैंने डाल रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो, या नीचे यहाँ जब देख रहे हो इधर ही पानी है, ये वाटर अंदर में हमारे पास है। अब देखो होगा ये कि हम चाह रहे हैं कि इंक में जो कंपोनेंट्स है उसको अलग करने का। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इंक के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। सल्यूट डाई के फॉर्म में है और सॉल्वेंट वाटर की फॉर्म में है। आपने देखा है ना, इंक आपका कैसा है, लिक्विड फॉर्म में होता है, गीला गीला सा होता है, तो बेसिकली उसमें पानी भी होता है और उसमें डाई भी होता है। डाई क्या है बेसिकली, आप देखोगे आगे मैं क्रोमेटोग्राफी वगैरह बताऊंगा, तो डाई बेसिकली एक इंक के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के और भी कलर्स। जैसे अगर आप ब्लैक इंक देख रहे हो, तो ब्लैक इंक में फर्दर उसके अंदर और भी कलर्स है अलग अलग टाइप के, ग्रीन, ब्लू, रेड ऐसे हो सकते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, वो सब देखेंगे बाद में। तो अभी बस इतना पकड़ो कि अगर इंक के अंदर डाई है जो कि ऐसा काम कर रहा है सल्यूट, ठीक है, और हमारे पास सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है एज अ वाटर, उन दोनों को कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो उसलिए हमने क्या करा यहाँ पे, देखो अगर आप डायरेक्ट हीट करोगे, सोचो अगर मैंने यहाँ पे वाटर नहीं लिया होता, डायरेक्ट चाइना डिश में इंक को रखा और हीट करना शुरू किया बर्नर से, जब हीट करना शुरू करेंगे तो होगा यूं कि जो इंक है वो डिकम्पोज कर जाएगा भैया, डिकम्पोज कर जाएगा, वो चार्ड हो जाएगा। चार्ड मतलब क्या होता है? चार्ड मतलब स्पेलिंग लिख दूं मैं यहाँ पे, CHARRED, ये चार्ड की बात कर रहा हूँ। चार्ड में होता ये कि वो ब्लैकिश सा सब्सटेंस उसके ऊपर फॉर्म हो जाएगा, वो चार्ड कर जाएगा, या तो वो डिकम्पोज कर सकता है। तो इससे हम जो रिजल्ट जो चाह रहे हैं वो हमको अप्रोप्रिएट नहीं मिल पाता है। तो हम इसको डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब इनके बीच में देखो, बर्नर और इनके बीच में मैंने एक बीकर में पानी भर रखा है। अब जैसे इसको बढ़ाएंगे, बीकर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आपको पता है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पानी पहुंचेगा, टेम्परेचर पहुंचेगा, तो यहाँ से वेपर्स निकलना शुरू करेंगे। तो चलो वेपर्स निकल रहे हैं, निकल रहे निकल रहे। अब ये वेपर्स जैसे कॉन्टैक्ट में आएंगे, चाइना डिश से कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो फिर इस वेपर से वो भी गर्म हो जाएगा, हमारा इंक भी गर्म हो जाएगा। और कुछ कुछ देर बाद आप क्या देखोगे कि आपके इंक के यहाँ से भी देखो वेपर्स निकलना शुरू हो गए हैं। और ये किस चीज के वेपर्स है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसमें जो सॉल्वेंट दे रखा है एज अ वाटर, वो वेपर बन के शुरू बाहर निकलना होना शुरू हो गए हैं। तो सारे धीमे धीमे करके क्या होगा, सारा पानी इंक में से बाहर निकल जाएगा। और चाइना डिश में क्या बच जाएगा? बस हमारे पास एक पाउडरी सब्सटेंस बच जाएगा, डस्टी डस्टी टाइप का, जो कि होगा डाई। बिल्कुल, तो सारा वाटर इवापोरेट कर गया और डाई जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो नीचे आपका चाइना डिश में रह जाएगा। तो आपने क्या देखा, बड़े आराम से इवापोरेशन लगा के सॉल्व कर दिया। इसकी और भी एप्लीकेशन है, अगर बात करें जैसे सॉल्टी वाटर अगर हो, है ना, खारा पानी अगर हो, तो वाटर में से सॉल्ट को अलग करते हैं इवापोरेशन की हेल्प से, है ना। अगर मैंने नमकीन पानी निकाला है और उसको अगर मैं हीट करूंगा नमकीन पानी को, तो क्या होगा, हीट करने करेंगे 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 तो वाटर को बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा और सारा वाटर जो है कुछ समय बाद इवेपोरेट कर जाएगा। और जहां भी आप परफॉर्म करो एक्सपेरिमेंट में, जिस भी apparatus में, वहां पे डिश के अंदर आपका बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो इस तरीके से इवेपोरेशन करके हम सॉल्ट को भी पानी में से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ऑल दो। चलो और देखते हैं फर्दर। अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, कि भैया सेंट्रीफ्यूगेशन करके कैसे हम एक सॉलिड लिक्विड को अलग कर सकते हैं। देखो इसमें हम करते क्या है कि मिल्क में से क्रीम को अलग करते हैं, है ना, और उस क्रीम का फिर हम क्या करते हैं, बटर वगैरह बना लेते हैं। देखो कैसे अलग करते हैं, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। सेटअप मैंने जमा रखा है, ये देखो। अगर ये आप जो देख रहे हो, ये एक बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, इसको बोलते हैं, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है, यहाँ पे होता है कि अगर आप देखोगे ये दो ट्यूब्स लगे हैं वहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे ट्यूब रहता है, इसके अंदर दो नहीं होते और भी काफी सारे ट्यूब होते हैं, 4-5 ट्यूब ऐसे लगे होते हैं। इन ट्यूब का काम क्या है, इनमें हम मिल्क को डालेंगे, जो हमारा मिल्क है उसको इसके अंदर डाल दो। अब देखो मिल्क के अंदर सॉलिड कंपोनेंट भी है, लिक्विड कंपोनेंट भी है, उसको कैसे अलग करेंगे बता रहे हैं। जैसे मिल्क में इसके अंदर डाला और उसके बाद इस सेपरेटर्स को काफी तेज से घुमाएंगे, ठीक है ना, हम खुद से नहीं घुमाएंगे, ये अपने आप घूमेगा और इतने तेजी से घूमेगा, इसके अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर मिल्क रख रखा है, इतने तेजी से ये घूमेगा कि फिर आप देखोगे आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। किसका सेपरेशन? जो आपका मिल्क है उसकी चूंकि डेंसिटी ज्यादा होती है, वो काफी भारी होता है, तो आपका नीचे जम जाएगा, पूरा मिल्क आपका नीचे जम जाएगा और मिल्क के ऊपर आपको एक पीला कलर का लेयर देखने को मिलेगा, जो कि होता है क्रीम।
बिल्कुल, आपने कई बार देखा भी होगा कि ऊपर में क्रीम क्रीम जो आपका उसकी डेंसिटी कम होती है, मिल्क से ऊपर जम जाएगी वो। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, क्रीम क्रीम को अलग कर लूँगा, फिर ऊपर चूँकि क्रीम ऊपर आ चुका है, उसको अलग कर लेंगे एंड देन उस क्रीम से फिर बटर वगैरह हम बना लेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल लगा के आप आराम से, तो आपने क्या देखा, जो आपको क्रीम मिला है वो सॉलिड है, और जो नीचे आपका मिल्क बच गया जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, वो आपकी लिक्विड थी, तो बड़े आराम से लिक्विड सॉलिड को सेपरेट कर दिया। जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स अ प्रोसेस दैट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ। देखो बेसिकली क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपको पता होगा किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होता है ना। आपने देखा होगा जैसे अगर मैं कि धागे में किसी पत्थर को बांध दूं एंड देन उसको रोटेट करूं, तो आप क्या देख रहे होते हो कि एक्चुअल में जब उसको रोटेट करते हो तो आप अपनी तरफ खींच रहे हो। अगर आप फोर्स के टर्म्स में देखो तो अपने तरफ बेसिकली खींच रहे होते हो, लेकिन आपकी तरफ आता तो नहीं है, वो गोल गोल घूमते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो अपना एक रोटेशनल मोशन कंटिन्यू कर रखा है। यहाँ पे वही होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपके जो भी अंदर में जो कंपोनेंट्स है मिलके घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। घूमने से क्या होता है, काफी देर बहुत तेजी से घूमने पे, देखो हम इसको जो है ना खुद से नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि अपना हाथ में रख के ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो नहीं होगा भैया, इसको काफी तेज स्पीड से घुमाना पड़ता है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। अब बहुत जब तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो डेंसर पार्टिकल नीचे चला जाएगा और लाइटर पार्टिकल जो कि क्रीम ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको सेपरेट कर लिया। चलो आगे देखते हैं। अगला मेथड दे रखा है क्रोमेटोग्राफी का। आपने बहुत बार सुना भी हो क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, इसके तो ऑल द एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। आज जो हम देखने वाले जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम इंक। इंक में से डाई कैसे सेपरेट करना है वो देखने वाले हैं। जरा यहाँ पे सेटअप देखो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक मेरे पास ये पेपर की स्ट्रिप है, ये मेरे पास एक पेपर स्ट्रिप है, पेपर स्ट्रिप। अब मैंने क्या दे रखा है, यहाँ पे एक मैंने लाइन बना रखी है, मान लो पेंसिल से एक लाइन बना दिया, और इसके ऊपर मैंने एक देख रहे हो ये इंक है, इसको क्या है, ये इंक, इंक का एक ड्रॉप मैंने गिरा दिया, और पेपर के जिस एंड पे भी ड्रॉप गिरा वहां पे एक लाइन बना दिया इस तरीके से। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास एक बीकर है, ये जो आप देख रहे हो ये एक बीकर है, पूरा पूरा बीकर। और यहाँ पे क्या रखा है मैंने, ये जो आपको देख रहे हो सेलो टेप वगैरह से मैंने इस बीकर को, इस बीकर में इस पेपर स्ट्रिप को हैंग कर रखा है ऐसा करके, देख रहे हो। और यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा होगा, ये जो अंदर दिख रहा है सॉल्वेंट ब्लू ब्लू, ये आपको वाटर है। ठीक है, अब होगा यूं, जैसे ही हम इस पेपर स्ट्रिप को नीचे डालेंगे तो कुछ देर बाद आप क्या देखोगे, कुछ देर बाद कैपिलरी एक्शन की वजह से ये पानी ऊपर राइज करना शुरू करेगा, तो आपके पेपर के ऊपर राइज करेगा। देखो कैपिलरी एक्शन में आपने आपने ये भी देखा होगा, जैसे दिया की बात कर, दिया वगैरह जलाते हैं ना घर में, तो दिया में जो हमारा कॉटन का लगाते हैं रुई, तो आपने देखा होगा कि तेल धीमे धीमे करके क्या है, दिए के ऊपर जो कॉटन उसके ऊपर चढ़ते रहता है, चढ़ते रहता है। तो वहां भी हमारा कैपिलरी एक्शन है, वहां पे कैपिलरी एक्शन की वजह से हमारा लिक्विड ऊपर फ्लो करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ पे बेसिकली कैपिलरी एक्शन की वजह से जो पानी है वो धीमे धीमे करके क्या होगा, ऊपर आपका फ्लो करेगा, ऊपर आइए तेजी से चढ़ेगा चढ़ेगा। तो कुछ देर बाद मान लो क्या हुआ, कुछ मिनटों बाद पानी का लेवल और बढ़ गया, मतलब पानी आपका यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, पेपर के ऊपर तक पहुंच गया। अब जैसे ही ये पानी इस इंक के कांटेक्ट में आया, अभी तक कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन जैसे ही अब कांटेक्ट में आया तो होगा यूं, जो इंक में डाई है वो सेपरेट करना शुरू करेंगे धीमे धीमे कर करके, एक बार में नहीं सेपरेट हो जाएंगे सारे, धीमे धीमे कर करके वाटर यहाँ पे राइस करेगा, राइस करेगा, राइस करेगा, जैसे जैसे वाटर राइस करेगा सेपरेट कर जाएंगे। और तो आपको अलग अलग कंपोनेंट्स देखो, यहाँ पे जैसे मेरे पास ब्लू इंक था, यहाँ पे ब्लू इंक था, और देखो उसमें से आपको ऑरेंज ग्रीन पर्पल इस तरीके के आपको कंपोनेंट्स देखने को मिले हैं। ये डाई है, ये सारे जो आप देख रहे हो ये कलर्स, ये कंपोनेंट सारे इंक के अंदर का डाई है। डाई बेसिकली क्या, अलग अलग कलर्स कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो जो पहले निकल गया है ना, जो डाई का कंपोनेंट पहले निकल गया वो वाटर में जाहिर सी बात है ज्यादा सोल्यूबल होगा। सोल्यूबल मतलब क्या, सोल्यूबिलिटी आपने देख रखा है, कौन कितने अच्छे से घुल पाता है वो होती है उसकी सोल्यूबिलिटी। तो वाटर के अंदर जो जो भैया ज्यादा सोल्यूबल होगा वो पहले ही निकल गया, और जो लेट, जो सोल्यूबल कम है वाटर में, अच्छे से नहीं घुल पाता है, बहुत लेट से घूमेगा घुलेगा, ठीक है, उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होगी, और वो काफी लेट से जाके फिर वो सेपरेट हुआ है। तो ऊपर जो देख रहे हो ये वाली स्पॉट दिख रहे हो, इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम थी पानी में, और इस कलर की सोल्यूबिलिटी मतलब इस वाले डाई की सोल्यूबिलिटी ज्यादा थी। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी आपने देखा लगाकर हमने किस तरीके से इंक में से डाई को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये भी एक टेक्निक बहुत मजेदार था। यहाँ देखो जरा क्या लिख रखा है, a pure solvent such as water or any gas is allowed to move slowly over this stationary phase। बेसिकली जो यहाँ पे मेरे पास पेपर स्ट्रिप है, हम बोलते हैं कि ये हमारा स्टेशनरी फेज में है। मतलब स्टेशनरी फेज मतलब क्या, इसको हम हिल मूव नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ऊपर मैंने क्या करा, सेलो टेप से चिपका दिया, और भैया वहाँ पे फिक्स्ड है वो, है ना, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, वो स्टेशनरी फेज में। तो हमारा पेपर स्ट्रिप स्टेशनरी फेज में, और ये जो वाटर यहाँ पे दे रखा है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा मोबिल फेज में। मोबिल इसमें क्यों, क्योंकि वाटर स्टेशनरी तो नहीं है। आप देख रहे हो कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी ऊपर चल रहा है, मतलब ये स्टेशनरी फेज में नहीं है, हमारा मोबिल फेज में ऊपर चल रहा है। ठीक है, और पेपर स्ट्रिप स्टेशनरी फेज में। अब देखो जरा यहाँ पे क्या दे रखा है। हमने यहाँ पे क्या करा, एक प्योर सॉल्वेंट को पास कराया। देखो अगर आपका सॉल्वेंट प्योर नहीं होता ना, मान लो अगर पानी में कोई मिलावट होता, कोई सा मिलावट, तो जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाह रहे हो वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। तो पानी प्योर फॉर्म में लेना, कोई सा भी सॉल्वेंट की बात करें, सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई से भी सॉल्वेंट ले सकते थे, लेकिन प्योर फॉर्म होना चाहिए था। सॉल्वेंट के अलावा चाहे तो आप गैस भी पास करा सकते थे, CO2 का गैस पास करा दिया, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, कोई सा भी गैस पास करा दिया, लेकिन वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पास करने से क्या होगा, जैसे आपने देखा कि इंक के अलग अलग कंपोनेंट्स धीमे धीमे कर करके अलग अलग स्पॉट्स पे
सेपरेट होंगे, और सबसे पहले जो सेपरेट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या गैस में, और जो लेट से आपका जो लेट से सबसे अलग होता है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख रखा है सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट्स फ्रॉम डाई, ये पहला इसका एप्लीकेशन एग्जांपल। उसके साथ साथ आप देखोगे ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, जो बेसिकली जो ड्रग वगैरह कंज्यूम करते हैं जो अल्कोहल काफी ज्यादा, तो उनकी क्या है कि ब्लड वगैरह में ड्रग एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको अलग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उनके ब्लड के सैंपल को लिया जाता है, जो भी पर्सन मान लो ड्रग एडिक्टेड है तो उसके ब्लड को लिया जाता है और इस तरीके की मशीन में क्या क्या है उसको डाला जाता है, तो उनका उनका जो ड्रग है और ब्लड अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी ये भी एप्लीकेशन है। देखो यहाँ पे द पेपर विथ इट सेपरेट कलर स्पॉट्स इज नोन एज क्रोमेटोग्राम, तो मतलब कहने का मतलब जो हमें पेपर मिला है फाइनली, इसमें आपको अलग अलग कलर्स के स्पॉट दिख रहे हैं, मतलब डाई दिख रहा है, ये पेपर फाइनली क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। इसको नहीं बोलते, ठीक है, इसको नहीं बोलते, जो फाइनल हमको पेपर मिला है जिसपे अलग अलग स्पॉट्स दे रखे हैं, इसको क्रोमेटोग्राम कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। चलो तो हमने इसको भी सेपरेट कर लिया बड़े आराम से। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा जो मेथड दे रखा है सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने का, वो है क्रिस्टलाइजेशन। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है इसमें, समझाता हूँ अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन क्या है। देखो, इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड, सेपरेट द प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से एक प्योर सॉलिड को सेपरेट करना क्रिस्टल्स के फॉर्म में। अब ये देखेंगे कैसे, एक सॉल्यूशन दे रखा है भैया और उसमें से प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स बन के बाहर आ जाए, सेपरेट हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा मैं आपको समझाता हूं पहले, उसके बाद हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ सेटअप देखो जरा, हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर है, हमने क्या करा, लेट से आपके जैसे बुक में एग्जांपल दे रखी है, अगर आप देखोगे तो उसमें कॉपर सल्फेट का बात किया, CuSO4 कॉपर सल्फेट। आपको पता है कॉपर सल्फेट क्या है, एक नमक होता है, आयन है। आपको पता है ना कि आयनिक कंपाउंड मिलके नमक बनाते हैं, हम जो नमक खाते हैं वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, और ये भी एक तरीके का नमक है जो कि कॉपर सल्फेट है। इसमें क्या है, बेसिकली कॉपर के आयन और सल्फेट के आयन मिल के आपको एक नमक मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया, पूरे अच्छे से घोल दिया, पानी में मैंने कॉपर सल्फेट घोल दिया। अब जो मेरे पास सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है वो एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या मान लो, मैं अगर आपसे बोलूं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पूरा प्योर है, तो आप मानोगे मेरी बात, हो सकता है आप ना मानो, आपको लग रहा होगा इसमें कुछ इंप्योरिटी भी तो हो सकती है, हमको भले आंख से ना दिख रहा हो लेकिन हो तो सकती है। तो आपकी जो है चिंता दूर करने के लिए इसको हमने क्या करा, यहाँ पे देखो ये फिल्टर पेपर लगा रखा है, यहाँ पे फनल आपको दिख रहा है, ये रहा फनल, और यहाँ पे फिल्टर पेपर आपको दिख रहा है। तो हमने क्या किया, जैसे इस बीकर में हमारा जो भी सोल्यूशन में मिक्सचर था, बेसिकली कॉपर सल्फेट और पानी है, उसको यहाँ से पास कराया। यहाँ से जब पास कराओगे तो क्या देखोगे, यहाँ पे कुछ आपको कुछ लम्स मतलब जो आपके वाटर इनसल्यूबल जो आपके पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब देखो, एक आपका अगर अगर कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन प्योर नहीं है तो उसके दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो उसके अंदर कोई इंप्योरिटी है, वो इंप्योरिटी हो सकता है वाटर सल्यूबल भी हो और वाटर इनसल्यूबल भी हो। समझ में आ रहा है? वाटर इनसल्यूबल जो होंगे वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, है ना। जो वाटर बेसिकली वाटर इनसल्यूबल होने का मतलब क्या है, मतलब भैया पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे साइज में, तभी तो पानी में नहीं घुल पाए ना। पानी में कौन घुल पाता है, जिसकी साइज बहुत कम होती है, जैसे सस्पेंशन वगैरह की बात करते हैं, वहां जो पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, पानी में घुल जाता है आराम से। नमक चीनी की बात करते हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल साइज भैया बड़ा होगा, तो वो पानी में नहीं घुल पा रहा था, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसमें नहीं घुल पाया, तो यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ये हमारे पास लम्स जो है कलेक्ट हो गया, और ये जो है हमारी वाटर इनसल्यूबल इंप्योरिटीज है। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से जो पास किया है, यहाँ से जो पास किया उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास चाइना डिश है, ये चाइना डिश दे रखा है, यहाँ पे बाकी का जो यहाँ से फिल्ट्रेट निकला है उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब देखो, अब जो यहाँ पे फिल्ट्रेट हमको मिला है, अभी भी क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट है, बिल्कुल कॉपर सल्फेट है और वाटर है। अब आपको देख के लग रहा होगा, चलो अब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे जो कि आंख से पहले नजर आ रहे थे उनको हमने सेपरेट कर लिया आराम से, फिल्ट्रेशन लगा के, ये फिल्ट्रेशन ही तो है, फिल्टर कर लिया, छान लिया उसको। अभी भी लेकिन मेरा ये कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है वो प्योर नहीं है, अभी भी ये इम्प्योर है, मतलब मेरे को आंखों से भले नहीं दिख रहा है, लेकिन अब भी इसमें ऐसे ऐसे इम्प्योरिटी है जो कि वाटर इनसल्यूबल है ना, सॉरी वाटर सल्यूबल है, इनसल्यूबल को सेपरेट कर सके ना, जो इनसल्यूबल था हमको तो निकाल रखी है भैया। इसमें अभी भी जो ऐसे ऐसे इम्प्योरिटी है जो कि वाटर सल्यूबल है, हमको दिख नहीं रहे, उसको कैसे अलग करोगे। उसको अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसी बीकर को रखा मैंने ट्राइपॉड स्टैंड पे, और नीचे लगा दिया एक बर्नर, ये एक बर्नर है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, फ्लेम देंगे, यहाँ से हीट करेंगे तो फ्लेम जाएगा। और ये देखो यहाँ मेरे पास चाइना डिश है। अब क्या करेंगे, अब देखो मेरे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसको हीट करना शुरू किया तो आपको पता है जैसे जैसे हीट करोगे तो इसमें जैसे ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से वेपर निकलना शुरू होगा, तो यहाँ से आपके धीमे धीमे कर करके वाटर के वेपर निकलना शुरू करेंगे। अब क्या होगा, धीमे धीमे करके आपका वाटर का कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा, जो वाटर का अमाउंट आपने लिया था कम होते जाएगा, और कॉपर सल्फेट बढ़ता जाएगा। मतलब हम अलग से ऐड नहीं कर रहे हैं, बढ़ने का मतलब क्या, जैसे मान लो पहले जो बराबर अमाउंट में था, अगर इन टर्म्स ऑफ मास बात करें दोनों बराबर अमाउंट में था, लेकिन अब जैसे जैसे पानी का लेवल घट रहा है जो कि इवेपोरेट करते जा रहा है वो, तो अल्टीमेटली क्या है, कॉपर सल्फेट उसमें बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऐड नहीं कर रहे हैं, बस वो अमाउंट बढ़ते जा रहा है, जो कि एज कम्पेयर टू दिस। तब क्या देख रहे हो,
तो हमने इसको करने से बेसिकली हुआ यूं कि अब जो मेरे पास सोल्यूशन है, अब जो मेरे पास सोल्यूशन है वो कैसा है, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। और ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन गर्म भी है ना। देखो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज्यादा हो, उसी को बोलते हैं ना। एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन भैया, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ये है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट से। तो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन में यही करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में पहले हमने एक हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया, एक बनाया हमने हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब इसको ठंडा करेंगे। अब इसको ठंडा करेंगे तो मैंने क्या किया, ये चाइना डिश में मेरे पास वही है। अब चाइना डिश में मेरे पास कॉपर सल्फेट का अमाउंट ज्यादा है, कॉपर सल्फेट जो कि सॉल्यूट फॉर्म में था, जो सॉलिड फॉर्म में वो ज्यादा है, ठीक है, और पानी कम है। उसको जब ठंडा करेंगे तो कुछ देर बाद आप क्या देखोगे ठंडा करते वक्त, कि नीचे आपको ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स जमा होते हुए दिख जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे आपको चाइना डिश के नीचे क्रिस्टल्स जमा होते दिख जाएंगे। और क्रिस्टल्स क्या है, बिल्कुल समझ गए आप। ये जो क्रिस्टल्स जमा हुए हैं ये कॉपर सल्फेट का प्योर फॉर्म है। आपको मैंने पहले पढ़ के बताया था ना डिफिनेशन। इसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन के अंदर जो भी आपका सल्यूट होता है उसका प्योर फॉर्म हम अलग कर देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट था, उसका प्योर फॉर्म मैंने जो क्रिस्टल्स मिला है वो कॉपर सल्फेट का प्योर फॉर्म है। उसको आराम से मैंने सोल्यूशन से अलग कर दिया। और कैसे अलग किया, क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो आप जरा, यहाँ पे देखो इसमें क्या करते हैं, अ हॉट कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कूल्ड, है ना, टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स। तो देखो आप यहाँ पे दो बातें पकड़ो। एक तो जो सोल्यूशन है आपका वो कंसेंट्रेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि भैया आपका कॉपर सल्फेट है, आपका जो जितना जितना भी आपने लिया कॉपर सल्फेट, आप पानी ढेर ढेर भर के डाल दिया तो फिर बन जाएगा डाइल्यूट। और डाइल्यूट वाले में आप कितना भी हीट करते रहो, मान लो मैंने जो है उसको हीट करा, नीचे से हीट कर रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है और मैं पानी ऐड करते जा रहा हूँ, तो बेसिकली उसको मैं कंसेंट्रेटेड बनने दे ही नहीं रहा हूँ। तो अगर आप कंसेंट्रेटेड नहीं करोगे और उसको बस गर्म करते जाओगे, तो आप वापस अगर उसको फिर ठंडा करना चाहोगे तो आपको क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे। तो एक तो होना चाहिए सोल्यूशन कंसेंट्रेटेड और साथ साथ गर्म। और जैसे ही आपने उसको गर्म किया, फट से निकालो और तुरंत उसको ठंडा कर दो। ठंडा कर दो तो कुछ ही मिनटों बाद क्या देखोगे आप, क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो एक तो क्या है, क्रिस्टल्स नीचे जमा हो गए। अगर आप चाहते हो क्रिस्टल्स को नीचे जमा ना करना, उसको अलग से कलेक्ट करना, तो आप क्या करोगे, लेट से मैं, अगर आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह देखा भी होगा कहीं पे, टीचर ने आपको बताया होगा, तो इसमें मैं क्या करूँ, कोई सी भी इस बीकर में जब आपका ठंडा हो रहा है तो कोई सा भी आप जो है यहाँ पे मटेरियल डाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक रॉड डाल दिया, एक मैंने स्टील का रॉड डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, जो आपके कॉपर सल्फेट थे वो सारे इस पे कलेक्ट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। बिल्कुल जो नीचे जमना था कॉपर सल्फेट ना, वो सारे अब क्या हो जाएंगे, प्योर फॉर्म में इसके ऊपर ऐसे 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 आपका कलेक्ट हो जाएगा क्रिस्टल्स। आप चाहो तो इसको ही बाहर निकाल लो, तो आप क्या देखोगे, आपके उस छड़ के ऊपर जो आपने रॉड ले रखा है उसे पूरा पूरा कॉपर सल्फेट आपका प्योर फॉर्म में निकल चुका है, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, बड़े आराम से क्रिस्टलाइजेशन करके हमने अलग कर दिया। देखो इसमें क्या एग्जाम्पल की बात करें, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। अब देखो आपको लग रहा होगा कि भैया हम तो इवापोरेशन करके भी अलग कर सकते थे, है ना। इवापोरेशन अगर हम करेंगे तो वहां भी तो पानी अलग हो जाएगा और हमको नमक मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट तो नमक ही तो है ना, हमको हमको नमक मिल जाएगा। तो इस केस में हम इवापोरेशन ना ला के क्रिस्टलाइजेशन क्यों कर रहे हैं। तो देखो क्रिस्टलाइजेशन करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है, तो हम थोड़ा यहाँ पे इसको थोड़ा पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर इवापोरेशन। देखो इवापोरेशन करने से क्या होता है, देखो अगर आपको पानी में से नमक अलग करना है, तो एक तो भैया कि जितना भी पानी आपने ले रखा है कंटेनर में, जो आपका बेसिकली सॉल्टी वाटर जो है, उसमें पूरा पूरा वाटर को इवापोरेट कराना पड़ता है। जितना भी पानी है सारे को इवापोरेट करवा दो, और तब जाकर फाइनली आपके नीचे में पाउडरी फॉर्म में जो है आपका नमक मिल जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि काफी देर तक गर्म करते वक्त ना, जब काफी देर तक पानी गर्म हो रहा है, पूरा इवापोरेट हो रहा है, उस समय तक चांसेस है कि आपका सॉल्ट डिकम्पोज कर जाए, टूट जाता है सॉल्ट, तो आपको सही से मिल नहीं पाता है जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हो। कई बार डिकम्पोज कर जाता है। कितनी बार क्या होता है कि बहुत देर तक हीट करने पे, काफी देर तक हीट कर रहे हैं पूरे वाटर को वेपराइज करवा रहे हैं, तो उसी वक्त क्या है, जो आपको सॉल्ट मिलता है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो चार्ड हो जाता है। चार्ड मतलब क्या, उसमें ब्लैकी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस चिपक जाते हैं। ये स्टिकी सब्सटेंस क्या है, बिल्कुल ये स्टिकी सब्सटेंस आपके जो इंप्योरिटी बच रखे थे पानी में, जो भी थोड़ा बहुत इंप्योरिटी बच गया होगा, वो जाके आपके नमक जो है, जो भी आपका कॉपर सल्फेट है या NaCl है, जो भी नमक आपका है, उसकी सरफेस से चिपक जाएगा और उसको ब्लैकिश सा बना देगा, मतलब चार्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब इवेपोरेशन अगर करेंगे तो एक तो चार्ड होने का खतरा है, क्योंकि बहुत देर तक गर्म कर रहे हैं तो हो सकता है वो चार्ड हो जाए, या बहुत देर तक गर्म करने पे हो सकता है वो डिकम्पोज कर जाए। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन करूं, तो क्रिस्टलाइजेशन करने से देखो मैं बहुत देर तक गर्म तो नहीं कर रहा हूं, मैंने इस सोल्यूशन को बहुत देर तक गर्म नहीं किया। कब तक गर्म किया, जब इसको कंसंट्रेटेड बना दिया, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज्यादा कर दिया, बस रोक दिया और हीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि बहुत देर तक हीट करते जा रहे हैं, ठीक है।
तो पानी का लेवल आपका जब कम हो जाएगा सॉल्यूट से, ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको ठंडा कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम बहुत देर तक गर्म नहीं करें तो डिकम्पोजिशन का खतरा खत्म, और साथ साथ मेरा चार्ट का खतरा भी खत्म हो गया, और यहाँ से फिर आराम से मैं प्योर कॉपर सल्फेट यहाँ से अलग कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये तरीका था। चलो आगे देखते हैं जरा। इसके बाद फिल्ट्रेशन अगला अगला मेथड है। इसमें भी क्या करते हैं हम, आप जो मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड में से सॉल्यूट को अलग करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को, ठीक है। देखो फिल्ट्रेशन आपने देखा होगा, जब मैं क्या करता हूँ, चाय वगैरह जब बनाते हैं, जो चाय की छन्नी जो होती है उसमें क्या करते हैं, ऐसे चाय को पास करते हैं तो क्या होता है, टी आपका नीचे गिर जाता है पूरा पूरा, और उसके ऊपर जो भी हमने दे रखा था, है ना, जो भी आपके जो टी लीव्स उसमें थे, जो भी उसमें आपने गार्लिक वगैरह डाल रखा था, वो सब क्या होते हैं, आपके जिंजर वगैरह सब कलेक्ट हो जाते हैं ऊपर, है ना, आपका छन्नी के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, और बाकी आपका जो है, जो आपका सॉल्वेंट होता है, जो आपका चाय होता है, नीचे गिर जाता है छन के। तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन आप देख रहे होते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने सेटअप जमा रखा है, जरा देखो इसको। तो हमने क्या रखा है, हमारे पास फिल्टर पेपर है। बेसिकली पेपर को मैंने दो भाग में से फोल्ड कर दिया, पेपर को मैंने दो हाफ में फोल्ड करके, और तब मैंने क्या किया, इस फनल के अंदर डाल दिया। इस फनल के अंदर मैंने फिल्टर पेपर डाला, और जैसे इसमें से पास करेंगे, इसमें से मान लो मैंने टी को पास किया, ठीक है, टी को जैसे ही पास करेंगे तो क्या होगा, जो टी में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, जैसे उसमें जो टी लीव्स है आपके, उसमें जिंजर है, उसमें जो भी आपका जो भी आप बड़े बड़े पार्टिकल्स जो उसके अंदर दिख रहे होंगे, वो सारे कलेक्ट हो जाएंगे ऊपर। और जो सॉल्वेंट है, जो भैया होमोजेनियस मिक्सचर है, वो क्या हो जाएगा, सारा पास कर जाएगा नीचे। तो यहाँ आपको जो है प्योर फॉर्म में टी मिल जाएगा, है ना। तो आपने क्या देखा, फिल्ट्रेशन लगा के भी क्या है, हमने जो टी हमारा लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में था, और जो ऊपर छन गया है आपका, जो जिसको एज ए रेसिड्यू बोलते हैं ना, जो छन जाता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं, और जो पास कर जाता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो एज ए रेसिड्यू हमको क्या मिल गया, यहाँ पे टी लीव मिल गया, टी लीव्स वगैरह मिल जाएगा हमको, यहाँ पे जिंजर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या है, एज अ सॉलिड सेपरेट हो चुका है, ठीक है ना। तो बड़े आराम से हमने फिल्ट्रेशन लगा के सॉल्व कर लिया, इसको आराम से अलग कर दिया, ठीक है। तो बाकी हमने क्या करा आज क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड प्योर में सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को बड़े बड़े टेक्निक्स को देख के सॉल्व किया, बड़े आसान तरीके से। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।